चलिए आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जिसको पढ़कर आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की। तो ह्यूमन आई जो भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय। आइरिस से कंट्रोल होती है क्या, कॉर्निया से कंट्रोल होती है क्या, सिलेरी मसल से कंट्रोल होती है क्या, या ऑप्टिक नर्व। तो चार ऑप्शन है। तो हमें पता है कि आई लेंस, ये स्क्लेरेटिक मसल यहाँ पर, और ये बाहर होता है कॉर्निया। तो ये जो लेंस को पकड़ के जो रखता है मसल, दैट इज कॉल्ड एज सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं उसको? सिलियरी मसल। तो ये जो भी फोकल लेंथ मतलब पतला होना लेंस का या मोटा होना लेंस का। पतला है मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, मोटा मतलब कर्वेचर छोटा तो फोकल लेंथ कम हो गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। तो सिलियरी मसल शुड बी योर राइट आंसर। समझ में आया? देन सेकेंड क्वेश्चन, अ वाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म। एक वाइट लाइट है, हमने प्रिज्म के क्वेश्चन में देखा था कि अगर हम वाइट लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, सो इट विल डिस्पर्स। सो वाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास से बना हुआ है प्रिज्म, द लीस्ट डेविएटेड कलर। तो डिस्पर्शन होने के बाद लीस्ट डेविएशन, डेविएशन मतलब भटक गया, तो सबसे ज्यादा दूर भटका मतलब रे ऐसे जाने वाली थी। सही बात है ना, ये इंसिडेंट रे सीधी जाने वाली थी, पर डेविएट सबसे ज्यादा कौन हुआ? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है आपको, वॉयलेट हुआ, ऑरेंज हुआ। तो हमें पता है कि विबग्योर में सबसे आखिरी में रेड आता है, सबसे पहले वॉयलेट आता है। ठीक है, तो ये बाकी के जो कलर्स है इनका कुछ, सॉरी ये नहीं, ये जो ऑरेंज और येलो है ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लीस्ट या आखिरी वाला ही होगा ना, जो लीस्ट डेविएटेड होगा या फिर मैक्सिमम डेविएशन होगा जिसका। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो रे ऑफ लाइट जब भी डाइवर्ट करती है, मतलब जब एंटर करती है प्रिज्म में और डेविएशन होता है थ्रू अ प्रिज्म, तो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है वॉयलेट लाइट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेविएट करती है वॉयलेट लाइट विबग्योर, और सबसे कम डेविएट करती है ना, हमने इनवर्स प्रोपोर्शन देखा था इनका, रेड लाइट। तो यहाँ से हम लोग अगर बनाए तो ये ऊपर में रेड आएगा। लीस्ट डेविएशन जो होगा, एंगल डेविएशन जो सबसे कम जिसका होगा वो होगा रेड लाइट का। सो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। प्लीज़ वो वीडियो आप फिर से एक बार देखिए। ठीक है, G3, G3 is what? A blue color of sky is due to, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है? डिस्पर्शन की वजह से है क्या, कि रिफ्रैक्शन की वजह से है? रिफ्लेक्शन। तो ब्लू कलर ऑफ अ स्काई हमने देखा था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि सारी लाइट्स स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और सबसे प्रोमिनेंटली जो फैलता है कलर दैट इज ब्लू। ठीक है, क्योंकि हमारा रेटिना भी ब्लू के प्रति मतलब RGB के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है सबसे। तो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे स्कैटर डस्ट पार्टिकल्स हैं, इससे ये वाली वेवलेंथ टकरा के इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, तो ब्लू लाइट या ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। डिस्पर्शन नहीं हो सकता क्योंकि सातों कलर मिलेंगे। रिफ्रैक्शन तो पता है हमको, बेंडिंग के लिए करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पर नहीं यूज़ करते हम लोग। तो स्कैटरिंग फिनोमेना हमने जो पढ़ा है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, कि रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो कैसे? रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो कैसे फॉर्म होता है? रेनबो जो फॉर्म होगा दैट इज ड्यू टू, जैसे एक पानी की बूंद है
वो भी एक प्रिज्म जैसे एक्ट करती है, मतलब पानी पूरा भरा हुआ है इसमें, सही बात है, पानी भरा हुआ है इस बूंद में। तो ये जो बूंद है जिसमें पानी भरा हुआ है, चलो बूंद प्रॉपर बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये है जो पानी भरा हुआ है इसमें। और रे ऑफ लाइट अगर एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही, रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जर्वर तक पहुंचता है, और ऑब्जर्वर को जो भी एंगल दिखेगा 40 डिग्री या 42 डिग्रीज, है ना, उसके बेसिस पे उसको प्राइमरी या सेकेंडरी रेनबो दिखेगा। तो इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट, तो ये सही नहीं लग रहा है ना। तो ओनली डिस्पर्शन होता है क्या? वो भी गलत लग रहा है। ओनली रिफ्रैक्शन होता है क्या? वो भी गलत लग रहा है। तो क्या क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। मतलब अगर एक पानी की बूंद है, उसके अंदर अगर लाइट एंटर कर रही है तो वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और डिस्पर्शन भी हो रहा है ना। तो ये तीनों फिनोमिनाज होते हैं रेनबो में, तब जाके हमारा रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 G5 says the least distance of distinct vision for a young adult with a normal vision, ठीक है। नॉर्मल विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दैट इज जग जाहिर हो गया अभी है ना, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, इसमें कोई मतलब सोचने की भी बात नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें। देन G6, the dispersion of light by a prism is due to change in, dispersion of light by a prism due to change in, क्या फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है या वेवलेंथ चेंज होने की वजह से होता है, किस वजह से होता है? ठीक है, देखो डिस्पर्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है ना। अब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा बोलते हैं हम लोग, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन जो सोर्स से आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, समझ में आया क्या? तो कांस्टेंट अगर फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स से आने वाली लाइट है उसकी, लेकिन जब वो डिस्पर्स हो जाएगी, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर लाइट, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो प्रिज्म में आप कंफ्यूजन करके फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन आपको सीधा सीधा जाना है स्पीड ऑफ लाइट पे कि देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, देयरफॉर लाइट हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैवल फास्टेस्ट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, मतलब लीस्ट टाइम तक ट्रैवल करना चाहता है लाइट किसी भी मीडियम में, तो वो क्या लेता है? फास्टेस्ट रूट लेता है ना, फास्टेस्ट रूट। मतलब लाइट के लिए जो रूट है वो लाइट ने लिया हुआ फास्टेस्ट रूट है, ठीक है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट के वजह से ही, चेंजिंग इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के वजह से ही डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर। देन G7 क्या बोल रहा है? G7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लीस्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के बारे में हमको पता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है नेचर बाहर में, है ना। लेकिन किसी भी मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा तो हम ये लिखेंगे v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो हमने लिखा है। यहाँ पे हमको पूछा है कि लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसकी होती है मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की, ठीक है। तो लीस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। वेबग्योर आपको पता है ना। तो
इससे, इस रेंज से ज़्यादा, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी या कम होगी, है ना, इससे, तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड था हमारा पास, इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वायलेट की। और रेड से कम अगर फ्रीक्वेंसी है किसी की तो इंफ्रा रेड वो होता है। आपने अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड रे इसके बारे में सुना होगा, वेव्स के बारे में सुना होगा, रेडिएशन के बारे में सुना तो होगा। ठीक है, तो वो इसी विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर की चीज़ों को बोला जाता है कि अगर विब क्योर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम मतलब रेंज। ठीक है, तो ये अगर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा तो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और रेड से कम होगा तो इंफ्रा रेड। ठीक है, इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है वॉयलेट का। तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन हमको स्पीड ऑफ लाइट देता है, v इजिकल टू एन लैम्डा। तो वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन आता है इफ़ दिस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तब हमारा ये कंक्लूजन होगा। समझ में आ रहा है जो हम सोच रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे या फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वायलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। G8 convex lens of suitable focal length can correct। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अब सुटेबल फोकल लेंथ किस लिए यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स चश्मा मतलब ऐसा मोटा चश्मा पास की नज़र के लिए होता है। तो पास की नज़र कमजोर किसकी होती है? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की नज़र अच्छी है, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस इज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर का अच्छा दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो पास की नज़र करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस कौन यूज करेगा? लॉन्ग साइटेडनेस, जिसका दूर की दृष्टि अच्छी है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पास का अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये प्रेसबायोपिया में क्या होता है? ड्यू टू ओल्ड एज, ना दूर का अच्छे से दिखता है ना पास का अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो ये बायफोकल लेंस यूज करते हैं यहाँ पे। अस्टिग्मेटिज्म तो आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस अगर होती है, गॉज देखना है हमको, है ना, तो किसी का ये जो कॉर्निया का कर्व है वो अगर प्रॉपर नहीं है, कॉर्निया की लेयर अगर प्रॉपर नहीं है, इसका इरेगुलरिटीज़ है इसमें कुछ, तो वर्टिकल पे फोकस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल अजीब दिखेगा, है ना, गड़बड़ दिखेगा। और अगर हॉरिजॉन्टल पे फोकस करते हैं तो वर्टिकल अजीब दिखेगा। ठीक है, दिस हैपेंस इन अस्टिग्मेटिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा एट्थ का आंसर? आंसर होगा उसका लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे सारे सवाल कंफ्यूजन होने के हमेशा चांसेस रहेंगे आपको, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आ जाएगा। जी नाइन क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज रिलैक्स्ड। तो फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई क्या होगा, है ना? अब ह्यूमन आई को कहाँ पे इमेज बनानी है? रेटिना पे, रेटिना पे इमेज बनानी है ना। तो रेटिना पे इमेज जब बनानी है तो कितना होगा उसका? रिलैक्स आया है तो ये होगा ना, 25 होना चाहिए इसका आंसर। 25 मीटर दिया हुआ है क्या?
रिलैक्स्ड आई के लिए 25 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि आई लेंस यहाँ पर है, रेटिना यहाँ पर है, तो रेटिना और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये तो आई बॉल का ही डिस्टेंस होता है इतना। तो फोकल लेंथ पूछा है ना, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस। तो फोकल लेंथ क्या होगा कि उसकी जो इस लेंस की इमेज हमेशा रेटिना पे बननी चाहिए। सही बात है कि नहीं? रेटिना पे नहीं बनेगी तो हमें इमेज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व्स निकलती है वो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला है, और फिर हमें सेंसेशन ऑफ विजन मिलेगा। ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ विजन हमें जो भी मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। लेकिन अब फोकल लेंथ जो होती है वो वैरी करती है, जैसे कभी मोटा हो गया लेंस बाहर के सराउंडिंग के लिए, है ना। तो ये इंटरनल डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो इस क्वेश्चन को, है ना, अच्छी तरह से देखते हैं। मुझे लगता है इसका इनका पूछने का तात्पर्य ये होगा कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अच्छे से देखने के लिए रिलैक्स आई में 25 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन का, तो इसमें ये होगा कि अगर लेंस यहाँ पर है तो लेंस और रेटिना का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा फिक्स्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर होता है रेटिना और लेंस का। तो ये भी आंसर हो सकता है फिर। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना, गूगले का यूज़ करो, गूगले साहब आपको मदद करेंगे। ठीक है। देन वी हैव दिस 10th क्वेश्चन, इट सेज कि द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आइज। तो हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? टेम्पररी इमेज बनेगी ना, परमानेंट इमेज बनेगी तो वहाँ पे ठप्पा थोड़ी मारना है ना। जो हम देखते हैं वो टेम्पररी होता है सब कुछ, तो टेम्पररी इमेज होगी, परमानेंट तो नहीं होगी। ब्लर होगी तो फायदा क्या, है ना, हमको डिजीज है इसका मतलब, कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारे आँख में। तो टेम्पररी इमेज इज फॉर्म, जो रॉड शेप कोन शेप सेल्स होंगे, है ना, वो थोड़े देर के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके बताता है। तो सब दिमाग का खेल है कि नहीं? हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि क्या करना है। देन G11, while looking at नियर बाय ऑब्जेक्ट द मसल। अब क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि रिलैक्स रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब कुछ मसल्स होते हैं बॉडी में कि जो हम जब ब्रीथ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ उल्टा होता है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे है। तो आई लेंस में एग्जैक्ट कैसे होता है मुझे नहीं पता, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर या आसपास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो मसल्स होती है ना, ह्यूमन आई की, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब सिलेरी मसल जो होगी, जो लेंस को, ये लेंस है अपना, इसको सिलेरी मसल ने पकड़ के रखा है, सिलेरी मसल ने पकड़ के रखा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और सो एज टू डिक्रीज द फोकल लेंथ। अब डिक्रीज कैसे होगा फोकल लेंथ? डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा लेंस, है ना, तो फोकल लेंथ पास में आएगी। अगर पतला हो गया लेंस तो इसका मतलब ये बड़े कर्वेचर का पार्ट होना चाहता है, तो फोकल लेंथ दूर रहेगा। तो पतला लेंस, कम पावर वाला चश्मा। देखो इसको एनालॉजी बनाते हैं बढ़िया, देखो ध्यान दो, मजा आएगा तुमको। पतला लेंस तो पतला चश्मा, समझ में आया? पतला चश्मा मतलब कम पावर वाला चश्मा।
ठीक है। पतला चश्मा मतलब कम पावर वाला चश्मा। अब कम पावर वाला चश्मा मतलब मोटा चश्मा नहीं। आपने देखा होगा लोगों को एकदम, हम बोलते हैं ना जाड़ा चश्मा पहन के है मतलब हाई पावर वाला चश्मा। तो पतला चश्मा मतलब कम पावर वाला चश्मा। अब कम पावर कैसे आता है? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सही बात है, इन मीटर्स में होता है ये डायोप्टर में होता है पी, और ये मीटर्स में होता है। तो अगर पावर कम है इसका मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। पावर अगर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, तो पतले चश्मे का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। समझ में आया क्या? पतले चश्मे का, है ना, थिन लेंस का, है ना, पावर कम होता है। पतला चश्मा, है ना, मोटा नहीं है चश्मा, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ बड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आया? मज़ा आया बहुत? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और अगर मोटा चश्मा है, मोटा चश्मा है, देखो मोटा चश्मा, मोटा चश्मा तो पावर ज़्यादा, बहुत पावर वाला चश्मा है, बड़ा बड़ा चश्मा पहन रहे हैं हम लोग, तो पावर ज़्यादा, तो फोकल लेंथ एकदम कम। समझ में आया? तो इसका फोकल लेंथ छोटा सा होगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो इस लेंस से अगर हम देखें तो फोकल लेंथ इसका बहुत कम है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। और ये थोड़ा सा आपको रट्टा या याद रखने का है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पास का फोकल लेंथ मतलब मोटा हो जाएगा चश्मा। तो आपको अजीब लगेगा। देखो आई लेंस है, तो अगर वो यहाँ से खींच रही है मसल और यहाँ से खींच रही है, ठीक है, तो ये लेंस तो पतला हो जाएगा। अगर ऊपर से खींचा, रस्सी से अगर आपने इसको खींचा और इसको खींचा तो और पतला हो जाएगा। लेकिन जब लेंस ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, सिलियरी मसल्स ऊपर जाते हैं, सॉरी, सिलियरी मसल जब ऊपर जाते हैं तब हम बोलते हैं कि वो रिलैक्स है। क्या होता है वो? रिलैक्स। ऊपर मतलब रिलैक्स। और जब सिलेरी मसल्स नीचे की तरफ आते हैं तो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उल्टा लग रहा है हमको मैकेनिज्म, पर ऐसा है। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स जब ऊपर की तरफ गए तो हो गए, क्या हो गए, है ना? अगर फोकल लेंथ कम है, सो एज टू डिक्रीज द फोकल लेंथ हमने बोला ना, तो उल्टा मैकेनिज्म है थोड़ा सा। तो मोटा चश्मा मतलब रिलैक्स है कि कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब बाहर की तरफ है, नीचे है सिलेरी मसल्स। रिलैक्स है मतलब ऊपर की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे आ गए सिलेरी मसल्स, और जब रिलैक्स है तब ऊपर की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा तो डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको हजम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? हजामत कर रहा है ये आपके क्वेश्चन, पर आपको समझ जाएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। टेंशन मत लेना इसका। देन G12, G12 में क्या पूछा? प्रेस बायोपिया कैसे करेक्ट होगा? प्रेस बायोपिया हैपेंस ड्यू टू ओल्ड एज, जिसमें आपको दोनों टाइप के लेंसेज यूज करने पड़ते हैं, है ना? बायफोकल लेंसेज यूज करने पड़ते हैं। ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, ठीक है? तो ये है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस जो है उसमें है प्रेस बायोपिया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। देन वी हैव व्हाट? ये सिलेंड्रिकल की यूज होता है, आपको पता है, अस्टिग्मेटिज्म। कॉनकेव की यूज होता है दूर की नज़र कमज़ोर अगर है। कॉन्वेक्स क्यू यूज होता है पास की नज़र। दोनों क्यू है प्रेस बायोपिया। तो ये डिफरेंस बाकी ऑप्शंस के भी आपको पता होने चाहिए। G13 कैसा है क्वेश्चन? कि इन आई फोकसिंग इज डन बाय, तो कैसे होता है आई में फोकसिंग कैसे होती है? टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आई लेंस, आगे पीछे होता है क्या? देन टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ रेटिना, रेटिना आगे पीछे होता है क्या? मतलब लेंस ऐसा ऐसा घूम रहा है, ये लेंस है और ये रेटिना है सपोज,
तो लेंस इधर उधर घूम रहा है या रेटिना इधर उधर घूम रहा है, ऐसा होता है क्या? ये नहीं होता। तो पहले दो ऑप्शन तो एकदम ही बर्बाद है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता उनका। ठीक है। और फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस। कॉन्वेक्सिटी मतलब कभी पतला है कभी मोटा है। ठीक है, तो इसका पावर चेंज हो रहा है। कॉन्वेक्सिटी कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई फ्लूइड। तो आई फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है क्या? बार बार रोज नया पानी डालते हो क्या आंखों में आप? ठीक है, तो कुछ ये तीनों ऑप्शन का कोई सेंस नहीं बनता। तो आंसर इज सी, चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है? देन वी हैव 14th क्वेश्चन विच सेज कि फार साइटेड पर्सन कैन नॉट फोकस। फार साइटेड मतलब दूर का अच्छे से दिख रहा है, मतलब पास का अच्छे से नहीं दिख रहा है, नियर पॉइंट में गड़बड़ है उसके। तो ये आई लेंस है सपोज, और ये रेटिना है। नॉर्मल बना रहा हूँ मैं ऐसे एकदम रफ स्केच। ये आई लेंस है और यहाँ पर रेटिना है। सॉरी, ये रेटिना है और ये कॉर्निया है। ठीक है, देन दूर की नज़र बहुत अच्छी है भाई साहब की, फार साइटेड पर्सन है। कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 120, मतलब 120 सेंटीमीटर से अगर ऑब्जेक्ट अंदर है तो उनको दिखता नहीं है, मतलब उनका नियर पॉइंट हो गया 120। सिंपल है, दिया हुआ है नियर पॉइंट, दिया हुआ है 120। मतलब हमारे पास जो पर्सन है फार साइटेडनेस, दूर का अच्छे से दिख रहा है पास का नहीं दिखता है, तो उनका नियर पॉइंट चेंज हो चुका है। और द लेंस दैट विल परमिट हिम टू रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर विल हैव फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कितनी होगी? सिंपल सा फंडा है, पहले यू कितना रहता है इंसान का? 25 रहता है ना, नियर पॉइंट 25 रहना चाहिए, पर इन भाई साहब का कितना हो गया अभी? 120 हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज लो, सॉल्व करो, और सॉरी इनको 40 पे देखना चाहते हैं, 40 पे देखना चाहते हैं, तो u 40 हो जाएगा, v हो जाएगा 120, और ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें कितना आंसर आएगा आप सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। इसका आंसर जो भी आएगा मुझे बताओ, है ना, मुझे भेजो इसका आंसर। मुझे देखना है कि आप लोगों ने सही में वीडियोस देखे कि नहीं जहाँ पर मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। बहुत ही आसान, कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है? एकदम बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आंसर इज रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन हमने किए, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। प्लीज़ आप इसको फॉलो करो और देखो। 15 क्वेश्चंस किए हमने आज, और उसमें से कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इनको कंप्लीट करो। कुछ डाउट है तो प्लीज़ भेजो। थैंक यू सो मच।